हरे कृष्णा। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें और पढ़नी है, और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है। आप याद करिए, हम लोग ने आईएफएसपी में जब जीएवी निकालना सीखा था, तो जीएवी की स्टेप 2 में हम लोग रेंट लेते थे पूरे साल का, एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, और उसमें से एक चीज माइनस करते थे, अनरियलाइज्ड रेंट हम लोग माइनस कर देते थे कि भाई अनरियलाइज रेंट हमें ना मिला है और ना मिलने की उम्मीद है। यही होता था, आपको समझाया भी था। वो आपको याद है, एग्जाम्पल दिया था वो एक बंदूक वाला, कि वो कह रहा था 99 मर्डर के केसेस ऑलरेडी, याद है? तो भाई अनरियलाइज रेंट हमें ना मिला, ना मिलने की उम्मीद थी, तो माइनस हो गया। अच्छा, अगर माइनस हो गया तो एक तरीके से हमारे लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के लिए अच्छी बात की खराब बात? अगर आप लोग के साथ कोई अनरियलाइज रेंट हुआ, जो रेंट आपको मिलना था और नहीं मिला, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है कि बेटा जब जीएवी निकालना तो स्टेप 2 में वो माइनस कर लेना, तो आपके लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? टैक्स पेयर की बात करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिसको टैक्स देना है एसएससी, उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको वो माइनस करने दे रहा है तो एक तरीके से वो आपको छूट दे रहा है, इनकम कहीं ना कहीं कम दिखाई देगी, टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो अलाउ कर रहा है कि ठीक है, अनरियलाइज रेंट हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप माइनस कर लीजिए। आपने माइनस कर लिया, सब कुछ हो गया, आईटीआर चला गया, सारी चीजें हो गई। बाद में कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम जब मैं बोल रहा हूं तो मैं भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मान लो क्या हुआ, 5 साल बाद मैं एक दिन बैठा था और मैं देखता क्या हूं, सामने से वो टेनेंट चल के आ रहा है। मेरे पास टेनेंट आया, हमने कहा तुम यहां कैसे? तुम तो वही हो ना जिसने मेरा किराया नहीं दिया था। उसने कहा सर क्या बताएं, जब से आपका किराया नहीं दिया है तब से मेरे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमने कहा हाँ, मेरा पैसा मार के कोई चैन से रह भी नहीं सकता। हमने आए क्यों? कह रहा सर वो किराया देने आया हूं। हमने अरे बैठो बैठो, चाय पियोगे, क्या पियोगे, भाई बैठो। कह रहा नहीं सर बस किराया दूंगा। सर कितना किराया था हमने जो नहीं दिया था? तो हम लोग ने एक बार एस्टिमेट किया कितना किराया था, लेट से 1 लाख रुपए थे जो उसने नहीं दिए थे। उसने कहा सर 1 ही लाख रुपए थे, सर ये लीजिए। हमने कहा वाह लक्ष्मी माता, आज कैसे प्रकट हो गई। उसने हमको 1 लाख दिए। हमने कहा तुम बहुत भले आदमी, तुमसे अच्छा आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर वो कहता सर अब हमें इजाजत दीजिए, अब कोई तो गिले शिकवे नहीं है हमारे आपके। हमने कहा नहीं कोई, आराम से जाइए। वो चला गया। जैसे ही वो गया, खिड़की से यादव जी कूद के अंदर आ गए। यादव जी कहते वो क्या देके गया? यादव जी समझ गए ना, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फिक्टिशियस कैरेक्टर। कहते क्या देके गया? हमने क्या देके क्या गया है, हमारा किराया मार के गया था, सामने से खुद आया है देने के लिए। हमने इतनी बद्दुआएं उसको दी थी दिन रात, सुबह दोपहर शाम उसको नियम से बद्दुआ देते थे। वो सामने से आया है किराया देने। कह रहा अच्छा अच्छा, कितना देके गया? हमने कहा 1 लाख। कह रहे इस पे टैक्स नहीं दोगे? हमने कहा यार तुम आते हो अपना टैक्स मांगने लगते हो। हमने कहा का टैक्स? हमने तो अनरियलाइज रेंट है, इसकी रिकवरी हो गई। ये वो रेंट है जो ना मिलना था, ना मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज अचानक से लक्ष्मी माँ की कृपा हुई और वो रेंट हमें मिल गया। हमने टैक्स का कह रहा अरे सुनो भाई सुनो, जब तुम्हारा अनरियलाइज रेंट हुआ था, हमने कहा तो कह रहा तब हमने डिडक्शन दी थी तुमको ना, माइनस करवाया था ना, हमने तुम्हें एक फायदा दिया था ना कि ठीक है स्टेप 2 में तुम माइनस कर लेना। हमने कहा माइनस तो कराया था। कह रहा आज जब मिलेगा तो तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि उसके ऊपर हमको टैक्स दो। भाई हमने उस समय माइनस कराया था, आज उस अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो गई है, वो अनरियलाइज रेंट रियलाइज्ड हो गया है, रिकवरी हो गई है,
तो तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि उसको अपनी इनकम में जोड़ो और टैक्स दो। हमने कहा ठीक है सर, आप बात तो सही कह रहे हैं, इंसानियत के नाते हमें भी टैक्स देना चाहिए। हमने कहा सर ये बताइए कौन से हेड में टैक्सेबल करें? सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, पीजीबीपी के हेड में, कैपिटल गेन में, आईफॉस में, कहां पे टैक्सेबल करें? कह रहा कौन से हेड से डिडक्शन दी थी ये बताओ। जब माइनस हुआ था, जब अनराइज रेंट हुआ था, आज से जितने भी साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कहां से रिडक्शन दी थी? कौन से हेड से दी थी? आईएफएचपी। तो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? आईएफएचपी। हमने कहा ठीक। हमने कहा सर एक चीज और बता दो, ये 1 लाख रुपए हमको देके गया तो पूरी 1 लाख मेरी इनकम हो गई कि इसमें से कोई खर्चा, कोई छूट मिलेगी? कह रहा हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना बस। हमने कहा बाकी कुछ? कह रहा नहीं, बाकी कुछ नहीं माइनस करना। आज कितनी रिकवरी हुई अनराइज रेंट की? हमने कहा 1 लाख। कह रहा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट, बचा हुआ टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? 70,000। कितना टैक्सेबल? कौन से हेड में टैक्सेबल? आईएफएच। कौन से साल में टैक्सेबल? जिस साल मिला रिकवरी हुई, बिल्कुल सही, जिस साल रिकवरी हुई अनरियलाइज्ड रेंट की, उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। 30% की डिडक्शन आज की तारीख में लॉ मेकर देने के लिए तैयार है। पहले नहीं देता था, पहले कुछ अलग प्रोविजन थे इसके ऊपर। लॉ मेकर अब कहता है 30% डिडक्शन ले लीजिए साहब, बचा हुआ टैक्सेबल करा लीजिए। फेयर इनफ? कोई दिक्कत? तो आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि अनरियलाइज रेंट रियलाइज्ड हो गया, या ऐसे बोले रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, कब टैक्सेबल होगा? तो आप कहेंगे जिस साल रिकवरी हुई उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। दूसरा, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? आईएफएचपी में टैक्सेबल होगा। अच्छा मान लो जिस साल अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई उस साल तक मैं वो प्रॉपर्टी बेच चुका था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी थी आज से काफी साल पहले, 2017-18 में, बहुत साल पहले की बात, 17-18 मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने टेनेंट रखा, उसने मेरे को किराया नहीं दिया, अनरियलाइज रेंट हुआ, मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली, डिडक्शन मिल गई, फिर मैंने किसी तरीके से उसे खाली करा लिया और थोड़े बहुत टाइम बाद 18, 19, 20 में कभी मैंने बेच दी। और मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में वो टेनेंट आया और मेरे को अनरियलाइज रेंट दे गया, आज रियलाइज हो गया। तो हमने कहा सर आज टैक्सेबल होगा, आप कह रहे आईएफएचपी में होगा, लेकिन मैंने तो प्रॉपर्टी बेच दी, अब इस साल तो मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं। लो मैं क्या करने, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की, तो जिस साल रिकवरी हो रही है उस साल भले ही आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बचे हो या ना बचे हो, वो इररेलेवेंट है। टैक्सेबल इसी हेड में होगा। जब डिडक्शन इस हेड से दी थी तो टैक्सेबल भी इसी हेड में करेंगे, 30% की छूट हम आपको देंगे। एनी डाउट? मान लो एग्जाम में कहते हैं 20,000 की रिकवरी हुई अनरियलाइज रेंट की, कितने रुपए टैक्सेबल होंगे बताइए? जल्दी कैलकुलेट किया करो, अगर आप मेरी स्पीड के साथ स्पीड नहीं मिला पाओगे तो मजा नहीं आएगा क्लास में। 20,000, कैलकुलेटर हाथ पे रखा करो, हम कभी मना नहीं करते किसी बच्चे को कि कैलकुलेटर यूज ना करो, जब इंस्टीट्यूट मना नहीं करता तो हम क्यों मना करेंगे। 20,000 रुपए की रिकवरी हुई, कितना टैक्सेबल होगा जल्दी बताओ? 14,000 टैक्सेबल होगा। जो लोग 6,000 बोल रहे हो तो 6,000 की डिडक्शन मिलेगी, 14,000 रुपए टैक्सेबल होगा, 30% डिडक्शन, 14,000 रुपए टैक्सेबल। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि अगर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई तो ऐसे होगा। एक चीज होती है एरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट तो समझते हैं, एक चीज होती है एरियर्स ऑफ रेंट। कौन सा रेंट? अगर रिकवरी हुई है एरियर्स ऑफ रेंट की, अभी समझाऊंगा एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है। अगर रिकवरी हुई है एरियर्स ऑफ रेंट की तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, जिस साल रिकवरी होगी उस साल टैक्सेबल होगा, आईएफएचपी में टैक्सेबल होगा, 30% की डिडक्शन भी मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, बचा हुआ 70% ही टैक्सेबल होगा। मतलब आज की तारीख में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट हो या रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट हो, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। बट सर ये होता क्या है यार, एरियर्स ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट तो समझ में आया, ये एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? कोई ऐसा तुक्का मारना चाहेगा? कुछ मंथ्स का रेंट एक साथ नहीं दिया फिर बाद में दिया, वो एक तरीके से या तो अनरियलाइज रेंट की कैटेगरी हुआ होगा या रेंट रिसीवेबल होगा। ठीक, अभी सर नहीं दे पा रहे, टेनेंट कह रहा अभी नहीं दे पा रहे, बाद में दे देंगे, तो वो अनराइज रेंट नहीं होकर रेंट रिसीवेबल होगा, वो तो हमने उस पर उसी साल टैक्स दे दिया होगा। और या फिर उसने उस समय दिया ही नहीं, टैक्स दे ही नहीं रहा, डिफॉल्ट कर रहा है, तो हमने उसको अनराइज रेंट की तरह ले लिया होगा, तो वो एरियर्स नहीं हो पाया। एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं।
मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी बैंक को रेंट पे दे दी, किसी को भी रेंट पे दे दी, कुछ भी मान सकते हैं, हमने अपने एग्जांपल में बैंक मान लिया। हमने बैंक को वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को किराए पे दे दी। 1 लाख रुपए महीना मेरे को किराया मिलता है, सब कुछ अच्छा है, 1 लाख रुपए महीना मेरे को किराए भी मिल रहा है। मैं जाता हूं हर महीने 1 लाख रुपए की चेक वो हमको दे देते। प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। मैंने मैनेजर से कहा, मैंने कहा सर महंगाई बढ़ गई है, अब रेंट भी बढ़ा दीजिए, आप काफी टाइम से हैं, अब रेंट को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा ठीक। मैं 1 लाख रुपए की चेक लेके फिर आ गया। फिर मैं अगले महीने का, हमने कहा सर रेंट बढ़ाया? उसने कहा अरे नहीं साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे हाथ में नहीं पावर होती, हम तो जोनल ऑफिस में भेजते हैं, वहां से अप्रूवल आएगी, सैंक्शन होगा तब होगा। हमने कहा अच्छा। अगली बार मैं फिर गया, हमने कहा बढ़ाया? अरे यार अभी नहीं बढ़ाया। हमने कहा अच्छा। फिर अगली बार मैं गया, उन्होंने बढ़ाया, कह रहा ये 1 लाख की चेक ही है, नहीं बढ़ा रहा। हमने कहा इससे उम्मीद करना बेकार। हमने पूछना छोड़ दिया। 1 साल 2 साल 3 साल निकल गया, जाता था रेंट ले आता था, हमने ठीक है 1 ही लाख मिल रहा है, दाल रोटी चल रही है ना, पनीर कभी कभी खा लेते हैं। एक बार मैं गया, हमने लाइए चेक दे दी, उसने कहा सर आपके लिए खुशखबरी है। हमने कहा क्या? कह रहा सर आपका रेंट बढ़ा दिया गया, आपका रेंट 1 लाख की जगह 1.5 लाख कर दिया गया। हमने कहा क्या बात है, हम खुशी के मारे खिड़की से कूद गए। जब होश आया तो फिर से ऊपर चढ़ के आया, हमने कहा यार क्या बताया आपने, मजा आ गया, इस दिन बना दिया आपने। उसने कहा सर ये लीजिए 1.5 लाख की चेक। हमने कहा अरे वाह, खुश रहिए। कह रहा सर एक और खुशखबरी है। हमने क्या? कह रहा ये रेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दिया गया, पिछले 2 साल का भी बढ़ा के आपको देंगे। हमने कहा इतनी इंग्लिश इतना पढ़े लिखे नहीं है भैया, हिंदी में बताओ। कहता है सर पिछले जो 2 साल का हमने आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से रेंट देते थे, पिछले 2 साल का भी हम 1.5 लाख के हिसाब से, जो डिफरेंशियल बनता है हर साल 50,000 रुपए का, यानी 1 साल का 6 लाख, 2 साल का 12 लाख, ये लीजिए एक चेक और है 12 लाख की। हम फिर से खिड़की से कूद गए। जब थोड़े टाइम बाद होश आया, हमने कहा क्या 12 लाख की चेक? कहा यार मजा आ गई, अब तो जिंदगी में कुछ करने का बचा ही नहीं, अब तो जाके गोवा में संन्यास ले सकते हो। उसने हमें चेक दी 12 लाख की, बहुत बढ़िया यार, खुश रहो। जैसे ही हमको चेक मिली, उसी खिड़की से सीढ़ी लगा के यादव जी चढ़ाए। क्या मिला? हमने कहा देखो, हर बार हम कहते थे रेंट बढ़ा दो बढ़ा दो, बढ़ाते नहीं थे, हमने कहना छोड़ दिया। लेकिन आज हमें यकीन हो गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज हमें हमारी चेक 1.5 लाख तो मिला ही, अब तो आगे से 1.5 लाख मिलेगा मिलेगा, पीछे का 12 लाख भी मिल गया। यादव जी कहते सुनिए इस पे टैक्स दे दीजिए। हमने कहा तुम मूड खराब करते हो, जब तुम आते हो तब तुम मूड खराब करते हो। हमने काहे का टैक्स? कह रहा अरे पहले आपने कहां दिया, पहले तो आप हर साल 1 लाख के हिसाब से देते थे। आप समझिए बात को, पहले तो आप इनकम में कितनी दिखाते थे? 1 लाख, 1.5 लाख तो दिखाते ना। आज जो डिफरेंशियल जितने भी चेक मिली 12 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की, उसको टैक्सेबल करा लीजिए। हमने कौन साइड में, कौन साइड में कराए? IFHP हमने पूरा करा लें कि कुछ डिडक्शन दोगे? कह रहा देंगे। कितनी देंगे? 30%। दैट मींस 12 लाख मिला तो 12 लाख का 30% कितना हुआ? 3,60,000। उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। हमने कहा जो ये 1.5 लाख मिली है चेक, कह रहा ये तो अब 1.5 लाख मिली है, अभी तो इसका ITR आप फाइल करोगे तो इसका तो आप 1.5 लाख के हिसाब से ही कंप्यूट करोगे ना। अब तो इस साल का तो हम 1.5 लाख के हिसाब से ही निकालेंगे कि पूरे साल का कितना रेंट हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो पीछे के एरियर्स मिले हैं, जिसपे हमने पीछे टैक्स नहीं दिया था, वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल रिकवरी होगी। तो रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट हो या रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट हो, दोनों जिस साल रिकवरी होगी उस साल टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, एग्जाम में आप एक गलती करोगे, आप 30% रिडक्शन देना भूल सकते हो। तो अगर आपने बादाम खाने शुरू कर दिए, मैंने आपको बताया भी था, शुरू कर दिए किसी ने? शुरू करे? अरे वाह, वेरी गुड। तो जब आप भिगोया करें तो 5 मेरे लिए भी भिगोया करें, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो
जब आपको रिकवरी हो अनलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की, ध्यान रखिएगा 30% की रिडक्शन आपको देनी है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। बचा हुआ 70% टैक्सेबल होना है। अब पढ़ना बचा है, केवल पढ़ के देखते, लिखा तो केवल 2 ही लाइन में, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिकवरी। ओहो, जिस साल रिकवर हुआ, इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। अगर मैं पहले ही 1.5 लाख के हिसाब से टैक्स देता आया था कि मेरे को पता है आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, तो पहले ही टैक्स दे गया था, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर पहले टैक्स नहीं दिया, जो अमूमन तौर पे किसी ने नहीं दिया होगा, पहले मैंने क्यों ही दिया होगा जब मिला नहीं, तो इस साल जिस साल रिकवरी हुई उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है बेटा? हाँ, उस साल प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं नहीं है, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम टैक्सेबल करेंगे आफ्टर अलाउइंग स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ, एक एग्जाम्पल है, इन द प्रीवियस ईयर 22-23 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर 18-19 ऑफ रुपीज 15,000 इज मेड। फिर से पढ़ रहा हूं, कह रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या हुआ, रिकवरी हुई अनरियलाइज्ड रेंट की। वो अनरियलाइज्ड रेंट बिलोंग करता था प्रीवियस ईयर 18-19 का, जिसकी रिकवरी हुई 22-23 में। तो पहले तो बताओ 18-19 में टैक्सेबल होगा कि 22-23 में टैक्सेबल होगा? 22-23 में। और रिकवरी हुई 15,000 की, तो पूरा 15,000 टैक्सेबल होगा? नहीं, इसमें से 30% की डिडक्शन मिलेगी। 15,000 का 30% 4,500 निकाल लीजिए। माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 10,500। तो देन 10,500 टैक्सेबल होगा 22-23 प्रीवियस ईयर में, जिस साल आपकी रिकवरी हुई। और कौन से हेड में होगा? आईएफएचपी। अब कोई डाउट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है आपके दिमाग में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। है कोई डाउट? नहीं? पक्का क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है। आपसे केवल जब भी दे तो आप 30% की रिडक्शन देने के बाद बचा हुआ पोर्शन टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा बेटा, अनरियलाइज रेंट पढ़ ही रहे हैं तो उसकी एक चीज और पढ़ लेते हैं। सर क्या पढ़ाने जा रहे हो? अनरियलाइज रेंट के बारे में एक चीज आपको और पढ़ा रहा हूं, फिर बाद में ऊपर चलेंगे। ऊपर मतलब पढ़ने ऊपर चलेंगे। हाँ, ये क्या पढ़ाने जा रहा हूं सुनो, मेरी तरफ देखो। हम लोग ने पढ़ा जीएवी निकालते समय कि साहब जब जीएवी में स्टेप 2 निकलता है तो स्टेप 2 में अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो जाता है। लॉ मेकर कहता है कि हां भाई, हम अनरियलाइज्ड रेंट स्टेप 2 निकालते समय माइनस कर देंगे, आपको अलाउ कर देंगे कि आप माइनस कर लेना, बट सब्जेक्ट टू कि ये 4 कंडीशंस पूरी हुई हो। अगर ये चारों की चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही अनरियलाइज रेंट, जो जीएवी में स्टेप 2 निकालते समय माइनस करते थे, तो ही माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। ये कंडीशन इसलिए रखी गई कि कोई इंसान गलत फायदा ना उठाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको किराए पे दी, आप मेरे को टाइमली किराया देते हैं। मैंने आपसे कहा, हमने कहा एक काम करते हैं, आप मेरे को ना ये जरा 2 महीने का किराया नगद दे देना। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा और ना हम ना उसको ये दिखाएंगे कि हमको मिला नहीं, ये किराया हमको मिला नहीं। इनकम टैक्स की जब इनकम कंप्यूट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में तो उसमें ये दिखाएंगे। और आपसे कभी कोई पूछे तो आप कहते हैं हमने दिया नहीं, नहीं देंगे, हम आपसे मांगेंगे नहीं, आप टेंशन ना लो। आपने कहा ठीक है सर, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो किराया देना, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तो हमने आपसे किराया ले लिया और बाद में गलत दिखा दिया, झूठ दिखा दिया। क्या झूठ दिखा दिया? कि मिला नहीं, और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन क्लेम कर ली। किसका चूना लगा? गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चूना लगा। तो ऐसा चूना ना लगे इसलिए यहाँ पे कत्था है, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, 4 कंडीशंस है कि अगर ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तो ही अनरियलाइज्ड रेंट, बोलो बोलो, माइनस होगा, नहीं तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं होगा। पढ़ के देखते हैं हेडिंग, व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट shall be deducted while computing या while calculating step 2 of GAV, यानी जब step 2 निकाल रहे हैं GAV की तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है। लेकिन कब माइनस होगा? व्हेन, यानी कब, जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब which the owner could not realize, जो हिंदी मतलब ना मिला ना मिलने की उम्मीद। अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। लेकिन तब ओनली इफ
द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी तभी माइनस होगा जब ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। कोई बच्चा अगर इसका मतलब समझाना चाहे, बहुत इजी है, तो अगर हाथ हाथ ऊपर करें, नहीं जिससे मैं पूछूंगा, जो समझाना चाहे हैंड रेस करें। जी आप बताइए। इन गुड फेथ, ओके, और गुड इंटेंशन, गुड फेथ, रजिस्टर्ड लीज हो, ओके। देखिए जरा समझिए, टेनेंसीज बोनाफाइड का मतलब क्या ये हुआ कि जो टेनेंट हो वो बोनाफाइड हो। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, भोला भाला, सीधा साधा। अच्छा, कोई इंसान भोला भाला है ये कैसे पता चलता है, सीधा है कि नहीं? आपने जिस टेनेंट को दिया हो वो सीधा साधा हो, चेहरे पे लिखा होता है। अब जैसे देखिए, चेहरे से देखने में तो आप भी सीधे साधे लगते हैं। देखिए यहां पे टेनेंट इज बोनाफाइड नहीं लिखा है, टेनेंसी इज बोनाफाइड वर्ड यूज हुआ है। टेनेंसी मतलब किराएदारी, कि वाकई आपने किराए पे उठाया हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। आपको बात समझ में आई कि पूरी आपने कहानी ना बनाई हो। टेनेंसी जो हो वो बोनाफाइड हो, जेन्युइन हो, पहली चीज ये। दूसरी कंडीशन, और आमतौर पे इस कंडीशन को मान के चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस करते समय कि ये पूरी हो गई। बल्कि ये क्या, हम लोग तो चारों कंडीशन, अगर अनराइज रेंट हमको दिया है और कुछ नहीं बता रहा, कोई कंडीशन के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, तो हम ये मान के चलते हैं डीम्ड करके कि पूरी हो गई होंगी, और हम अनराइज रेंट माइनस कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल साफ साफ हमको बताए कि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। अभी पढ़ाता हूं, फिर से एक बार और समझाऊंगा। दूसरी कंडीशन ये बात है ना, मान लो अगर सपोज करो कोई किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा, तो आप उससे वसूलने की कोशिश करोगे कि आप छोड़ दोगे? आप कहोगे ठीक है किराया नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, आप रहिए आराम से। जेन्युइन केस में क्या करोगे, आप वसूलोगे या खाली करवाओगे एक तो उसको, कि भैया खाली कर दो प्रॉपर्टी, उसको मजबूर कर दोगे खाली करने के लिए। वो नहाने बैठा है साबुन लगा के, आपने ऊपर से पानी बंद कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? वो क्रिकेट मैच देख रहा है, आपने कटआउट निकाल दिया, लाइट चली गई। तो दूसरी कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड, खाली कर दी हो आपकी प्रॉपर्टी, या स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द, उसकी ट्रेन आपने मेन गेट में ताला लगा दिया, वो बड़बड़ा रहा है खोल दीजिए, अब कह रहे अभी तो नींद है, सर्दी बहुत है, अभी नहीं उठ पाएंगे। तो या तो उसने खाली कर दिया हो, या आपने उसको कंपेल कर दिया। कंपेल का मतलब मजबूर कर दिया हो कि वो खाली कर दे। यहां तक समझे? तीसरी कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मतलब मान लो आपने टेनेंट को दिया प्रॉपर्टी स्वरूप नगर में, आपने उससे कहा यार हम ना, तुम रेंट तो हमको देते हो लेकिन हम ना इसको अनरिलाइज रेंट दिखाएंगे। अब आपको पता था अनरिलाइज रेंट दिखाओगे तो टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, आपने सब कुछ पेपर्स वगैरह सारी चीजें, रेंट एग्रीमेंट सब कुछ ठीक ठाक रखा है। दूसरा आपने कंडीशन देखी कि भैया प्रॉपर्टी उसने खाली कर दी हो, या आपने मजबूर कर दिया उसको खाली करने के लिए, तो आपने उससे कहा एक काम करो, तो मेरी ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ के मेरे पास ना एक और प्रॉपर्टी है श्याम नगर में, वहां पे रहने लगो, या खाली कर दो। एक बात बताओ, अगर कोई डिफॉल्टिंग टेनेंट होगा तो आप अपनी कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसको किराए पे दोगे? यही बात है यहां लिखी कि डिफॉल्टिंग टेनेंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी में ना रह रहा हो। किसकी? दुनिया में किसी की भी ना रह रहा हो, सड़क पे रह रहा हो, ये लिखा है? नहीं, एसएससी की, एसएससी जो आपकी है, आपकी किसी और प्रॉपर्टी में वो ना रह रहा हो। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। आपने ही ऐसा ना किया हो कि अपनी कोई और प्रॉपर्टी उसको किराए पे दे दी कि ठीक है याली खाली कर दो, ये दे देते तुमको किराए पे। इसके अलावा खाली करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो अनरियलाइज रेंट है, जो पैसा मर गया है, कोशिश करोगे उसको रिकवर करने की कि भूल जाओगे? कोशिश करने करोगे। अच्छा, कोशिश करोगे रिकवर करने की, लीगल तरीका क्या है? उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, आप उसको सू कर सकते हैं, या फिर आपको याद है मैंने आपको एक मर्डर वाला एग्जांपल दिया था कि वो कह रहा है भाई, आप कह रहे हैं हम केस करने जा रहे हैं, उसने कहा जाओ 99 मर्डर के केसेस
ऑलरेडी चल रहे हैं। तो या तो आपने केस किया हो, या असेसिंग ऑफिसर को आप ये सेटिस्फाई कर दें एओ को कि सर उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करना यूजलेस है, उसके खिलाफ ऑलरेडी मर्डर के, है ना, कितने गंदे गंदे किडनैपिंग के एक्सेट्रा एक्सेट्रा चार्जेस ऑलरेडी चल रहे हैं, हम ये केस करते कोई फायदा नहीं निकलता। चौथी कंडीशन में यही लिखा है कि एसएससी ने सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए हों टू इंस्टीट्यूट यानी इनिशिएट यानी स्टार्ट करना लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। या फिर और आपने अगर ये नहीं लिए तो आप सेटिस्फाई कर दीजिए असेसिंग ऑफिसर को कि लीगल प्रोसीडिंग क्या रहती, यूजलेस रहती। ये 4 कंडीशन याद करनी है, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको याद करा देता हूं, भले आप वर्ड टू वर्ड याद ना कर पाए तो आपको वैसे याद हो। पहली है टेनेंसी इज बोनाफाइड, दूसरी द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, तीसरी द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज नॉट बीन एनी ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, एंड चौथी the SSC has taken all the legal actions related to recovery of the rent or satisfies AO that legal proceedings will be useless। अब मेरी बात सुनो, अगर एग्जाम में जैसे IFHP का क्वेश्चन आया और अनराइज रेंट दिया है और इन चारों कंडीशंस के बारे में वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में उसने आपको कुछ बताया ही नहीं, 4 कंडीशंस पूरी हुई कि नहीं हुई, तो आप क्या मानोगे? आप मानोगे कि पूरी हो गई और माइनस कर दोगे। आप तब तक माइनस नहीं करोगे जब वो साफ साफ कह दे कि भैया ब्रैकेट में लिखा है कि अनरिलाइज रेंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई, रूल 4, बेसिकली रूल 4 अगर इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो अनरिलाइज रेंट की कंडीशन जो रूल 4 में दी है वो पूरी नहीं हुई, या अनरिलाइज रेंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई, या ब्रैकेट में दे दे कि भैया डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी वैकेट नहीं करी है और ना ही हमने स्टेप्स लिए हैं टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, ना उसने खाली करी ना हमने उसको मजबूर किया खाली करने के लिए। अनलाइज रेंट ऐसे में फिर माइनस ना करना, आप समझे? अनलाइज रेंट माइनस तब ना करना जब साफ साफ आपको बता रहा हो कि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, या एक लाइन में लिखा हो कि अनलाइज रेंट की रिडक्शन की जो कंडीशंस होती हैं वो पूरी नहीं हुई, तो माइनस नहीं करेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये डीम्ड करके चलते हैं कि अनलाइज रेंट की कंडीशन पूरी हो गई। ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है? जब अनलाइज रेंट की रिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसके लिए, कि जब रिकवरी हुई है। रिकवरी से कोई लेना देना नहीं, रिकवरी तो टैक्सेबल होगी, रिकवरी के समय कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं आप समझिए। रिकवरी के समय कंडीशन की कोई मतलब नहीं, तो रिकवरी के समय तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स मिल रहा है, ये थोड़ी ना लिखा है कि रिकवरी के समय हम टैक्सेबल तब करेंगे जब ये 4 कंडीशन पूरी। ऐसा पढ़ाया मैंने कुछ आपको? मैंने तो आपको ये पढ़ाया कि डिडक्शन तब मिलेगी, हेडिंग में भी देखो ऊपर क्या लिखा है, व्हेन अनरिलाइज्ड रेंट शैल बी माइनस तब होगा अनरिलाइज्ड रेंट जब ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी, जो स्टेप 2 निकालते थे जीएवी की। यहां पे IFHP में सारी बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ एक बात बच रही है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। भाई आपने जब IFHP निकालना सीखा तो आपने कहा GAV ले लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू में डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24, 2 डिडक्शन मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% और दूसरी मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में ही जानकारी लेने जा रहे हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकलेगा, उसका क्या तरीका होगा। हाँ बेटा, फिर से बोलो एक बार पूरी बात। सेक्शन 22 की बात कर रहे हो कि अनलाइज रेंट की कंडीशंस की बात करो? किसकी बात? जो अनराइज रेंट की कंडीशन, ठीक है, हाँ हाँ, उसके तीसरा वाला जो है, हाँ बिल्कुल। कह रहे मान लीजिए सर डिफॉल्टिंग टेनेंट को हमने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तो वो काउंट होगा कि नहीं? अगर एओ को पता चल जाएगा तो एओ की डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा, ये उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, ठीक है। और नहीं, चलिए अब भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा, कभी किसी ने छोटे में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है? किया है? मान लीजिए हमने एक होम लोन लिया घर में भी बनवाने के लिए,
या बना बनाया खरीदने के लिए, दैट इज कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, परचेज बोल लो, एक्विजिशन बोल लो, या घर में हम मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, घर से रिलेटेड हमने लोन लिया, मान लीजिए 10 लाख का, 10 लाख का लोन लिया और लेट से 12% ब्याज पे लिया, 12% इंटरेस्ट पे। कोई बच्चा बता सकता है पूरे साल का ब्याज कितना होगा? बड़ा सिंपल है साहब, ये तो 10 लाख, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 10 लाख इंटू 12 अपॉन 100, दैट इज 1,20,000, 1,20,000 रुपए का ब्याज। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंटरेस्ट हम सबको निकालना आता है। तो सर जब इंटरेस्ट निकालना आता है तो इंटरेस्ट के ऊपर इतना लंबा चौड़ा आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि भाई आज की भी क्लास लग जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर, कल की भी क्लास लग जाएगी, ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट के लिए? सुनो क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ देखो। आपने पहली बात तो लोन लिया हो तब तो इंटरेस्ट की बात आएगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर लोन ही नहीं लिया, आपका खुद का पैसा है, तो इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं आएगी। दूसरा, आपने जो लोन लिया हो वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो। मान लो एग्जाम में आपको दिया है कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया है वाइफ के ब्यूटी पार्लर के खर्चे के लिए, जिसपे उसने इंटरेस्ट दिया 1 लाख रुपए का। उसकी डिडक्शन दोगे यहां से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? नहीं जी नहीं। काहे के लिए लोन लिया हो? हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हो। मान लो एग्जाम में आता है कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया वाइफ के जेवर गिरवी रख के, जेवर मतलब ज्वेलरी, गोल्ड गिरवी रख करके, मॉर्गेज रख के लोन लिया घर खरीदने के लिए, 10 लाख रुपए का लोन लिया 12% ब्याज पे। माइनस होगा, डिडक्शन मिलेगी, यस और नो? मिलेगी। क्या चीज गिरवी रखी उससे कोई लेना देना नहीं है, किस चीज के लिए लोन लिया। तो अगर घर के लिए, मैंने कहा ज्वेलरी गिरवी रख के आपने घर के लिए लोन लिया है, घर बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ भी, तो डिडक्शन मिलेगी। अच्छा उल्टा करें, घर गिरवी रख के ज्वेलरी खरीदने के लिए लोन लिया तो डिडक्शन की कोई बात नहीं आती, यानी घर से रिलेटेड होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, और घर के लिए भी किस चीज के लिए लोन लिया हो, आइए देखें जरा। सम टाइम एसएससी टेक्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडिफिकेशन एसेट्रा। मतलब इसके आगे और भी बहुत सारे वर्ड आप जोड़ सकते हैं, रिनोवेशन हो गया, जाने क्या क्या, लेकिन किस चीज के लिए? ऑफ दी, हाँ मेन चीज ये है, आपने लोन जो लिया वो किसके लिए लिया? ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे में होगा क्या? इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी, द इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज डिडक्टेबल, माइनस होगा while computing income from house property। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ छोटी छोटी बातें इसी से रिलेटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला, इट इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। सर मतलब जरा सुनिए, आपने लोन लिया, ब्याज हुआ, ब्याज बना, आपने ब्याज भले अभी पे किया हो या ना किया हो, डिडक्शन मिल जाएगी। जब मैंने म्युनिसिपल टैक्स आपको पढ़ाया था, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्स में लेकिन आपको यह पढ़ाया था कि पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, वो पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल होता था। वहां पे आपने लिखा भी था कि नो पेमेंट नो डिडक्शन। लेकिन इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन नहीं होती, इंटरेस्ट की एक्रूवल बेसिस पे। जिस साल का जितना ब्याज होता है उस साल उतनी डिडक्शन हमको मिल जाती है, भले हमने पेमेंट अभी किया हो, बैंक वगैरह को ब्याज दिया हो या ना दिया हो। मतलब लोन ले रखा है, ब्याज ड्यू हो गया, दे दिया या नहीं दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं, ब्याज की डिडक्शन आपको मिलेगी। पढ़ के देखते हैं, इट इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूवल बेसिस। आगे लिखा इट इज इमटेरियल वेदर, इमटेरियल मतलब क्या होता है? इररेलेवेंट समझते हैं, वही होता है इमटेरियल। इट इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड और नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने उस साल पे किया हो या ना पे किया हो। दूसरा, लोन काहे के लिए लिया हो, मैंने ऊपर भी लिखा था और यहां पे मैंने रिपीट भी किया, लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडिफिकेशन एटसेट्रा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी।
केवल इतने ही वर्ड ना याद कर लेना कि परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडिफिकेशन एसेक्ट्रा भी लिखा है। किसी भी चीज के लिए लिया हो मतलब, लेकिन किसके लिए हो? हाउस प्रॉपर्टी के लिए। होम लोन तो आपने सुना होगा, यस और नो? सुना है। अच्छा आपको एक चीज समझाता हूं, देखो सुनो, प्रैक्टिकल समझाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो आपने होम लोन लिया घर खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, किसी के लिए भी, आपने मान लो 50 लाख का, 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। और कहां से लिया? किसी भी, आप मान लेते हैं आपने लिया, सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, है ना? एसबीआई से नहीं जाते, चाहे एसबीआई तो लोन देने के लिए कपड़े भी उतरवा लेता है, एसबीआई बता देते हैं। मान लो आपने लोन लिया एचडीएफसी से। किससे लोन लिया आपने? एचडीएफसी से। एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी लेट्स से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने एचडीएफसी से लोन ले लिया। सारे पेपर्स वगैरह जो भी उन्होंने चेक करे, सब कुछ किया, लोन सैंक्शन कर दिया, आपको लोन दे दिया, आपने प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीद ली। बाद में कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक में तो 7.5% पे होम लोन मिल जाएगा। एचडीएफसी वाला आपसे कितना लोन ले रहा है, कितना ब्याज? 8%। तो आरबीआई आपको परमिशन देता है कि आप अपना लोन स्विच करा सकते हैं। लीगली ये परमिशन होती है। ये आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। मतलब मैं अपना लोन एचडीएफसी से ट्रांसफर कर सकता हूं, किसमें? आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में। क्यों? मेरे को फायदा है वहां पे, 0.5% बच रहा है साहब। या तो एचडीएफसी वाला 7.5 करे, वो नहीं करने के लिए तैयार, हम करें स्विच कर दे रहे साहब, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बहुत ज्यादा खर्चे की बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच किया नया लोन लेने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने फाइल्स देखी, सब कुछ ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने चेक बना दी एचडीएफसी के नाम, एचडीएफसी से पहले लोन लिया था, आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी के नाम 50 लाख की चेक बना दी, प्लस जो भी ब्याज बना उसकी चेक बना दी, एचडीएफसी को दे दिया, एचडीएफसी की फाइल क्लोज, और मेरा लोन कहां शुरू हो गया? आईसीआईसीआई बैंक में। तो मैंने एक नया लोन लिया पुराना लोन चुकाने के लिए, एक नया लोन लिया पुराना लोन चुकाने के लिए। तो क्या मेरे को ये जो नया लोन है इस पे ब्याज की रिडक्शन अलाउ होगी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल से क्या आवाज आती है? होगी। लॉ मेकर कह रहा बिल्कुल होगी। अब आईसीआईसीआई बैंक में आप ब्याज देते हैं, भाई ओरिजिनल पर्पस तो आपका क्या था? घर खरीदने का ना, पर्पस तो वही था। तो है तो ये होम ही लोन ना, है तो होम लोन। तो अगर हम आज की तारीख में न्यू लोन लेते हैं ओल्ड लोन को चुकाने के लिए, रीपे करने के लिए, तो न्यू लोन पे भी जो ब्याज होगा हमें वो भी डिडक्शन अलाउ होगी। लॉ मेकर मना बिल्कुल नहीं कर रहा है। और बिल्कुल ये मैं आपको मैंने प्रैक्टिकल इसलिए समझाया कि जब आप बड़े हो जाइएगा तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लोन ले लिया और आप फंस गए, आप उसको स्विच करा सकते हैं। बहुत सारी आरबीआई ने बहुत सारी कह सकते हैं अच्छी गाइडलाइंस बनाए रखी हैं। तीसरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन शैल ऑल्सो बी अलाउड। आपने लोन लिया टू रीपे ओरिजिनल लोन, उस लोन पे जो नया लोन लिया उस पे जो ब्याज होगा वो भी अलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन शैल ऑल्सो बी। कई बार क्या होता है, आपका ना लोन पे ब्याज बना और आपने ब्याज का टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करता है, ब्याज पे, भाई आपका ब्याज बना, आपने ब्याज का पेमेंट नहीं किया, तो ब्याज पे भी वो ब्याज जोड़ना शुरू कर देता है। जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उस पर भी ब्याज लेना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए वो ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो वो जो ब्याज पे ब्याज ले रहा है, लॉ मेकर कह रहा है हम उसकी रिडक्शन नहीं देंगे। वो तो आपकी दिक्कत थी, आपने क्यों टाइमली नहीं दिया, हम इंटरेस्ट की रिडक्शन देंगे। या और अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं तो छोटे में होता था एक सिंपल इंटरेस्ट होता था कॉन्सेप्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। याद है आपको? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r अपॉन 100 की पावर n, या कुछ लोग टी बोलते थे। ठीक, आप परेशान नहीं होइए, मैं कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। दिल की भावनाएं थी वो निकल आती कई बार। लॉ मेकर कह रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे अलाउ करेंगे, ब्याज अलाउ कर रहे हैं, ब्याज पे ब्याज अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट शैल नॉट बी अलाउड। कोई डाउट किसी को तो पूछ ले, नहीं? अगला पॉइंट, कई बार लोन लेते हैं ना जब आप, तो लोन लेने में ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, फाइलिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस। हो सकता है आपने लोन लेने के लिए किसी प्रोफेशनल को, किसी सीए वगैरह को अप्रोच किया हो कि सर आप डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार करवा दीजिए, है ना, लोन दिलवा दीजिए, तो हो सकता है उसने अपनी कोई फीस ली हो। लॉ मेकर कह रहे हैं हम ब्याज की रिडक्शन देंगे,
लोन लेने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे अब एचडीएफसी से लोन लेने जाए, वो कह रहा है 11,800 रुपए प्रोसेसिंग फीस लाइए पहले, तो जो 11,800 आपने प्रोसेसिंग फीस दी, उसकी रिडक्शन नहीं मिलती। किस चीज की रिडक्शन है? केवल लोन पे जो इंटरेस्ट होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अरेंजिंग लोन, लोन अरेंज करने के लिए जो खर्चा हुआ वो यहां से अलाउड नहीं होता, शेल नॉट बी अलाउड। केवल ब्याज की रिडक्शन है, फाइलिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, एनी अदर कमीशन, कुछ भी इस तरीके का अलाउड नहीं है, केवल ब्याज अलाउड है। कोई डाउट किसी को? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। सेक्शन 22 में कितनी कंडीशन थी? 3। क्या थी? पहली बताओ। रुक जाओ यहीं पे, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। रुको, मेरे पास एक जमीन थी, मेरे पास एक जमीन थी। मैंने सोचा यार इस पे ना कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, इसको बनवा लेते हैं। मैं बैंक गया, हमने कहा सर लोन चाहिए, लेट से 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, है ना। उसने कहा क्यों चाहिए? हमने कहा सर घर बनवा रहे हैं, उसके लिए हमें लोन चाहिए। उसने सब कुछ चेक किया कि सारी चीजें सही है कि नहीं, लोन सैंक्शन कर दिया, डिसबर्समेंट हो गया, मतलब लोन हमें मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गया, हमने घर बनवाना शुरू कर दिया। अब घर ऐसा तो है नहीं कि आज बनवाना शुरू किया और कल बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब वो थोड़ा टाइम हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, किसी को 2 साल लग जाए, किसी को 5 साल लग जाए, तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कैसे बनवा रहे हो, कितना स्पीडली काम करा रहे हो। आप बात समझ रहे हो? हमको बस एक चीज का आंसर दे दो, बैंक आपसे जो ब्याज लेना शुरू करेगा, उसका जो ब्याज का मीटर होगा ना, ब्याज लेना शुरू करेगा, वो कब से लेना शुरू करेगा? जब घर बन के कंप्लीट हो जाएगा तब से वो ब्याज कैलकुलेट करना शुरू करेगा कि लो ब्याज लो, अब तो घर बन गया, अब लो ब्याज। कैलकुलेट करेगा कि जब उसने आपको लोन दिया तब से ब्याज शुरू करेगा? जब से उसने आपको लोन दिया, एक बार उसके पास से डिसबर्समेंट हो गया, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ब्याज का मीटर शुरू हो गया। मानते हो? और अब तुम 5 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, 2 साल लगाओ बनने में, तो क्या वो 2 साल का ब्याज नहीं लेगा? तुमने जो बनाया ब्याज तो वो ले ही रहा है ना। इतनी चीज आप समझते हो? यानी जिस दिन से लोन लिया, डेट ऑफ लोन, वहां से ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक तो यही शुरू करता है, बैंक को किनारे कर दो, यही करेगा बैंक। अब बात आती है साहब, हमने आज लोन लिया घर बनवाने के लिए, ब्याज का मीटर शुरू हो गया, लेकिन इस साल अभी घर बनके कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम लग रहा है थोड़ा। 1 करोड़ का लोन लिया है, पैसे वाले हैं, शक्ल सही लगते, अच्छा बनवा रहे हैं, अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ है बनके। जब घर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी बैंक तो ब्याज ले ही रहा है, हम उस ब्याज की डिडक्शन कैसे क्लेम करें? सर कैसे क्या क्लेम करें? आपने तो सिखाया है जीएवी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, एनएवी लो, एनएवी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, और इंटरेस्ट माइनस कर लो, इंटरेस्ट माइनस कर लो। अरे नहीं बेटा नहीं, मैंने तो यह भी सिखाया है कि आईएफएसपी का हेड अट्रैक्ट तब होता है जब देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। 2 कंडीशन और थी, जिसमें 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी बिल्डिंग होनी चाहिए, अभी बिल्डिंग है ही नहीं। अब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए बिल्डिंग। हिंदी में एक प्रॉपर्टी जो भी कंस्ट्रक्शन में है, जो इसका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग तो कब कहलाएगी वो? देखो कितनी अलग बात है, बिल्डिंग वैसे लगा है आईएनजी, लेकिन बिल्डिंग बिल्डिंग कौन होती है? बिल्डिंग तब होती है जब वो बन चुकी होती। तो अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी वो बिल्डिंग नहीं, और जब वो भी बिल्डिंग नहीं है तो आईएफएचपी का हेड अट्रैक्ट नहीं होता, और आईएफएचपी का हेड अट्रैक्ट नहीं हुआ तो अभी हमें ब्याज की रिडक्शन कैसे मिलेगी? बातें जा रही हैं कि ऊपर से बाउंसर आ रही है, बाउंस हो रही है बिल्कुल, है शोएब अख्तर की बॉल नहीं, क्या है जा रही दिमाग तक? बैंक तो ब्याज ले रहा है, लेकिन हमको डिडक्शन अभी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि घर अभी बनके कंप्लीट हो। हाँ, जब घर बनके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब घर एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद का जो ब्याज होगा वो तो हर साल का ब्याज हर साल अलाउ होता रहेगा, हर साल का ब्याज हर साल अलाउ होता रहेगा। जब तक लोन रीपे नहीं करेंगे बैंक को ब्याज देते जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन सवाल आता है
कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन पीरियड का समय था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, ऐसे बोल लेते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो पीरियड जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का, बनने के बाद का, और एक वो जो बनने से पहले यानी बनने तक का। बनने तक के पीरियड को हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? और बनने के बाद को बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब अभी घर बन के कंप्लीट है, और पोस्ट मतलब सवाल आता कि भाई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज जो होगा बनने के बाद का, वो तो जिस साल का जितना ब्याज होगा उस साल उतनी डिडक्शन मिलती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज, मान लो घर बनने में 2 साल लग गए, 2 साल का बैंक ने हमसे ब्याज लिया, लेकिन डिडक्शन तो हमें मिल नहीं पाई। क्यों? आईएफएसपी का हेड ही नहीं अट्रैक्ट हुआ था। देखिए, मैं आपको बड़ा कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको रटना ना पड़े। हर चीज के पीछे इनकम टैक्स में लॉजिक है। वो बात अलग है कि आप समझ पाए और कौन समझा रहा है कौन नहीं समझा रहा है। लोग इसको रटवा डालते हैं, लेकिन इसके पीछे ये लॉजिक है। साहब क्यों नहीं टैक्सेबल, क्यों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की ब्याज की डिडक्शन उस साल क्यों नहीं मिल रही? लॉ मेकर क्यों मना कर रहा है? सेक्शन 22 ये अट्रैक्ट नहीं हुआ, बिल्डिंग ही नहीं है। जब वो हेड अट्रैक्ट नहीं होता तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कहां से लोगे इस हेड में जाकर? तो वो आपको मिल नहीं पाई, लेकिन बैंक को आप लोन दे रहे थे। नुकसान दिख रहा है आपको? दिख रहा है कैसा नुकसान? बैंक को लोन दिया लेकिन डिडक्शन नहीं मिल पाई। लॉ मेकर कहता है परेशान मत हो, हमारे पास इसका एक जुगाड़ है। मेरे पास नहीं, लॉ मेकर के पास। हमने कहा बताओ। कह रहा सुनो, जिस साल तुम्हारा घर बनके कंप्लीट हो जाए, हमने कहा ठीक है, जिस भी साल तुम्हारा घर बनके कंप्लीट हो जाए उसके बाद का ब्याज तो उसी साल हम अलाउ करते रहेंगे। हमने कहा इसमें क्या है, बता रही तो पता ही हमको, जब बनके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का जो जो ब्याज होगा वो हर साल पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज करंट पीरियड में हर साल अलाउ होता रहेगा। हमने कहा प्री की बात करो। कह रहे पूरी बात तो सुनो, जिस साल बनके कंप्लीट हो जाएगा उस साल जितना तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज है, जितना तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज है जिसकी रिडक्शन तुम्हें तब नहीं मिल पाई थी, हम आज उसकी रिडक्शन दे देंगे, लेकिन एक बार में नहीं देंगे, 5 साल में देंगे। हमने कहा बात गई नहीं दिमाग में। कह रहा सुनो, मान लो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था लेट से 2 साल का, ये मैंने अपने मन से माना है, वो 1 साल 2 साल 6 महीने कुछ भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 2 साल का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज था और ब्याज का अमाउंट था 1 लाख रुपए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के जो 2 साल का मैंने ब्याज कैलकुलेट किया वो 1 लाख रुपए था, उसकी डिडक्शन हमें मिल नहीं पाई थी। लॉ मेकर कह रहा है भाई सुनो, जब तुम्हारा घर बन के कंप्लीट हुआ, जिस साल घर बन के कंप्लीट हुआ, हम इस साल से तुम्हें इसकी डिडक्शन देना शुरू कर देंगे। हमने कहा दे दो 1 लाख रुपए। कह रहे पूरा एक साथ नहीं अलाउ करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करेंगे। 1 लाख को डिवाइड बाई 5 करते हैं अगर तो 20,000, मतलब जिस साल घर बन के कंप्लीट हुआ उस साल 20,000 की डिडक्शन, अगले साल फिर से 20,000 की, फिर से 20,000 की, फिर से 20,000 की, फिर से 20,000 की, और आगे चले। आपके बच्चे की जान लोगे, हो तो गया प्री की। और पोस्ट का क्या होगा? वो तो हर साल का जो जो ब्याज होगा वो अलाउ होता जाएगा। अगला टॉपिक यही है कि ब्याज जो हो सकता है ये 2 पीरियड का हो सकता है, या तो ब्याज होगा इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, या फिर इंटरेस्ट होगा ड्यूरिंग पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, यानी करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर बोल लो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले को पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है, डिडक्टेबल इन सेम प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ सेम प्रीवियस ईयर? जिस साल का जितना ब्याज उस साल की उतनी डिडक्शन आप हमसे क्लेम कर लीजिए। लेकिन अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज है तो इसके लिए लॉ मेकर क्या बोल रहा है, डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कब से डिडक्शन मिलनी शुरू होगी सर? बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, उस साल से मिलना शुरू हो जाएगी इन विच कंस्ट्रक्शन इज, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल मिलेगी, और अगले 4 साल और मिल जाएगी, तो हो गए ना 5। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस प्रीवियस ईयर में, और अगले 4 साल और। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की रिडक्शन, इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज की रिडक्शन मिलना शुरू होती है उस साल से, मेरे साथ बोलो, उस साल से जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल मिलेगी, और अगले 4 साल और, यानी टोटल 5 साल। यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी ब्याज आएगा उसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे। सर बेटा, सर एक बात बताओ, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप बोल रहे हो, हाँ बेटा,
सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब सर अभी तो आपने ओरली बता दिया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज था लेट्स से 1 लाख रुपए। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा, एग्जाम में तो हमको लोन की फिगर दे देगा, डेट्स दे देगा और कहेगा खुद ही निकालो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। तो हम अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर 2 साल का है तो 2 साल का ब्याज, 2.5 साल का है तो 2.5 साल का, 1.5 साल का है तो 1.5 साल का ब्याज, ब्याज निकालेंगे। फिर जो ब्याज आए लेट्स से 1 लाख आया, फिर उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। आप समझे? तो इसके लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? क्या घर बनने कंप्लीट होने से पहले का पीरियड? नहीं नहीं बेटा रुको। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है का मतलब यह है कि कब शुरू हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और कब खत्म हुआ। हमें पहले 2 डेट तो समझनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको 2 डेट सिखा दी तो इंटरेस्ट निकालना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं भाई। 2 डेट देख ली कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, महीने जोड़ लेंगे या साल जोड़ लेंगे, उतने साल का ब्याज निकाल लेंगे। आपने अगर ये 2 डेट पता लगा दी, उसके बाद अगर आप 5th क्लास के बच्चे से भी कह दोगे तो वो सॉल्व कर देगा। उसके बाद तो ब्याज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड ही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से जिस दिन तुमने लोन लिया। सर खत्म कहां पे होता है? अभी खत्म कहां पे होता है अभी रुक के पढ़ाता हूं, पहले इस पे ना एक आधा क्वेश्चन करा देता हूं कि शुरू कहां से होता है। पहले तो शुरू वाली डेट देख ली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1, लोन टेकन ऑन 10th जुलाई 2022, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 15th अक्टूबर 2022। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आंसर प्लीज मत देखिएगा। लिखा है फ्रॉम व्हेन विल द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि शुरू कहां से हुआ, अभी एंड मैंने पूछा ही नहीं। तो 2 डेट दी है कि लोन लिया है 10 जुलाई को, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 15 अक्टूबर को। अच्छा बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है यस और नो कि लोन ले लिया पहले 10 जुलाई को, कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू कर रहे हैं, स्टार्टेड डेट दी कंप्लीटेड नहीं दी, शुरू बाद में कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, कोई बात नहीं। हमारा पीसीपी, पीसीपी क्या हुआ? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। पीसीपी जब हम बोले तो प्री समझना, पोस्ट ना समझना। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा? जिस दिन लोन लिया है, दैट इज 10th जुलाई 2022 से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये प्री सीपी यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को मैंने शॉर्ट में लिखा है। दूसरा एग्जांपल, मैंने लोन लिया 15 अक्टूबर को, कंस्ट्रक्शन शुरू कराया 10 जुलाई। ऐसा कैसे हो गया? कंस्ट्रक्शन पहले शुरू करा लिया 10 जुलाई, लोन बाद में लिया, ऐसा कैसे हुआ? जरूरत नहीं होगी हमें पैसों की, मेरे पास था, हम लगाते जा रहे थे, जरूरत पड़ी तो ले लिया लोन, बाद में लोन ले लिया, उसमें क्या दिक्कत? कह रहे फ्रॉम व्हेन विल द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट, आप बताइए 15 अक्टूबर की 10 जुलाई? यहां तो आपके पास आंसर का सहारा है और मेरा सहारा है, इसलिए आप 15 अक्टूबर उतारे। एग्जाम में 10 जुलाई तो नहीं पकड़ लेंगे। कौन सी डेट देखनी है आपको? हाँ अर्जुन की तरह केवल एक चीज देखनी है आपको, जिस दिन लोन लिया है, यानी 15 अक्टूबर 2022। सर ये डेट तो आपने बता दी, इस दिन से शुरू होगा। एंडिंग डेट भी आप बता दीजिए, फिर तो कुछ बचेगा नहीं, फिर तो हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे कि 5 सालों में ऐसे ऐसे डिडक्शन मिलेगी। चलो एंड कब होता है? पीसीपी आपका खत्म कब होता है? शुरू कब होता है ये तो सीख लिया, एंड कब होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन एंड एंड्स ऑन खत्म हो जाएगा ए या बी जो नीचे दिया है, अभी पढ़ाऊंगा, ए या बी जो नीचे दिया है, इन दोनों में जो डेट पहले आएगी वहां खत्म हो जाएगा। शुरू तो डेट ऑफ लोन में होगा, वो तो बात खत्म। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू तो होगा डेट ऑफ लोन से, खत्म कब होगा? ये जो 2 पॉइंट हैं इन दोनों में जो अर्लियर है। सर वो 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 31 मार्च लीजिए, 31 मार्च कौन सी वाली? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। है कुछ बात गई नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरी देख लेते हैं। अच्छा पहली नहीं समझ में आई तो दूसरी समझते हैं, दूसरी समझ में आ जाएगी। दूसरी क्या है? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब क्या हुआ? जब हमने लोन रीपे किया, अगर क्वेश्चन में दिया है डेट तो ले लेंगे, नहीं दिया तो रीपेमेंट वाली डेट को इग्नोर कर देंगे, तो यही वाला जो पीरियड होगा वही एंड हो जाएगा। तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन तो हमें कोई देखने की मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, तो क्वेश्चन में जो दिया होगा, मान लो उसने कहा हमने रीपेमेंट कर दिया लोन 10 नवंबर 2028 को, 10 नवंबर 2028 ले लेंगे, खत्म। बी वाला, लेकिन ए वाला क्या है? ए वाले में कह रहा है कि भैया सुनिए, जिस दिन को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस दिन को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आई थी वो लेना।
हमने कहा पता नहीं क्या है, कह रहा कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च है। एग्जाम्पल से बताइए, कह रहा एग्जाम्पल सुनिए, मान लो मेरा सीसी हुआ, सीसी क्या है, अब आप समझने लग गए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, बाकी को समझिए ना समझिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, डेट आप लोग अपने हिसाब से कोई बता दो, कोई भी डेट बता दो, डेट मंथ ईयर आप बताओ, है 14 अप्रैल, और ईयर भी बता दो बेटा 2023, ठीक है। 14 अप्रैल 2023 को मान लो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कह रहा साहब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होगा, हमने कहा बताओ बताओ खत्म कब होगा, पीपीसीपी शुरू की तो डेट ऑफ लोन होगी, वो तो हमें पता ही नहीं है, खत्म कब होगा। कह रहा है 31 मार्च को, कौन सी 31 मार्च, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च, उससे जस्ट पहले जो आई हो। मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूं, 31 मार्च 2024 ले लें, 2022 ले लें, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, पक्का, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं 14 अप्रैल 2023 से पहले कौन सी 31 मार्च होगी, क्या इस पे हमें डिस्कशन की जरूरत है, मैं आपको कैलेंडर्स की व्यवस्था कराऊं या मोबाइल पे आप खोल सकते, नहीं 31 मार्च 2023 होगी ना बेटा। यहां पे सर अगर रीपेमेंट की डेट देता, मान लो रीपेमेंट की डेट दी होती उसने हमको 8 फरवरी 2023, अगर दी होती 8 फरवरी 2023 को लोन रीपे कर दिया था, तो फिर हम सर क्या करते, हम पहली वाली डेट ए वाली आती 31 मार्च 2023, दूसरी आती 8 फरवरी 2023, दोनों में अर्लियर क्या होती, तो 8 फरवरी 2023 को मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाता। लेकिन अगर लोन रीपे करने की डेट ही नहीं दी क्वेश्चन में, तो फिर तो 31 मार्च 2023। अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन की तरफ चले, और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो भी क्वेश्चन की तरफ चले, वही समझाएगा। पढ़ के देखते हैं, लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2020, ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 10 नवंबर 2022, लोन लेने की डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की डेट नहीं है यहाँ पे, पहले और दूसरे एग्जांपल मैंने स्टार्ट की डेट दी थी, यहाँ क्या दी है, कंप्लीटेड की। व्हाट विल बी द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताना है कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा, और आप ईमानदार बच्चों की तरह आंसर नहीं लिखने वाले, पहले कहां से शुरू होगा, बिल्कुल सही, जब लोन लिया यानी 1 जनवरी 2020 से शुरू होगा, खत्म कब होगा, लोन रीपेमेंट की डेट दी नहीं, यानी बी वाला पॉइंट दिया ही नहीं, तो ठीक है इग्नोर करते हैं। ए वाले पॉइंट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2000 क्या लिखें, जैसे 10 नवंबर 2022 को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो इससे पहले 31 मार्च 2022 आई होगी, पक्का। एग्जाम में 21 तो नहीं कर दोगे, होश में करोगे, नशे में तो नहीं करेंगे। नशे दो चीजों के होते हैं, पहला आप जानते हैं, दूसरा नशा क्या होता है, एग्जाम से एक दिन पहले आप रात भर सोते नहीं है, तो वो नींद का नशा होता है। एग्जाम से एक दिन पहले जरूर नींद पूरी करिए, जितना पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, उस दिन आखिरी में आप अगर पूरी रात पूरे दिन जाग के जाएंगे तो आप अर्जुन नहीं है जिसने अपनी नींद पे विजय पाई थी, आप वहां आंखी खोल के सोएंगे, समझे, तो ये ऐसा नशा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आज के लिए, लोन टेकन 1 जनवरी 2020, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 10 नवंबर 2022, लोन रीपेड 12 जनवरी 2022, व्हाट विल बी द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले तो कहां से शुरू होगा, जब लोन लिया 1 जनवरी 2020, अब बेटा कहां खत्म होगा, यहां मैंने ना आपको दोनों डेट दे दी, एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की भी डेट दे दी और एक लोन के रीपेमेंट की डेट दे दी। लोन के रीपेमेंट की डेट को तो एज इट इज उठा लेंगे, वो बी वाला पॉइंट हो जाएगा, उससे पहले की 31 मार्च नहीं छूते, वो तो लोन रीपेमेंट की डेट एज इट इज, वो दी आपको 12 जनवरी 2022, यानी मेरे को एंड के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक ए और एक बी, फिर जो अर्लियर होगा वो लेंगे। बी वाले में लोन रीपेमेंट की डेट लिखते हैं तो 12 जनवरी 2022, 12 जनवरी 2022। ए वाले में सर क्या लिखते हैं, ए वाले में बेटा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 10 नवंबर 2022, इससे पहले की 31 मार्च 2000, बताओ जल्दी बताओ, सही से बताना, 22 सभी को लग रहा है, ठीक है। अब दोनों डेट को घूर घूर के देखो और दोनों डेट में पहले क्या आएगी, पहले क्या आई होगी, 12 जनवरी
2022, तो यहां आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। आंसर पढ़ लो। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। आप अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट सिखाने में मेरे को इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों बच्चों पे डिपेंड करता है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप सीख गए हैं। एक बस होमवर्क है आपके लिए, एक एग्जाम्पल है, इजी है, टफ नहीं है। सॉल्यूशन मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिया कि आप जब कर लें तब आंसर मैच कर लें। तो आज घर जाके 2 घंटे आपका होमवर्क होगा इस क्वेश्चन को करना। इस क्वेश्चन को करने में 2 घंटे लगेंगे। पेशेंस लूज मत करिएगा कि आंसर देख लेते हैं, ठीक? 2 घंटे इस क्वेश्चन को देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा और एग्जाम में आप एक एक बार में सब पास होते चले जाएंगे। ठीक है? किसी को कोई डाउट है? नहीं? हाँ, ये जो आपका डाउट है, इसको हम लोग अपने आप ही लेने वाले थे नेक्स्ट टर्न पे। आप लिख लीजिए, ये मैं अपने आप ही लूंगा। अभी बताऊंगा ना तो अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको लिख लो, मैं रिपीट जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या पूछा, वो मैं लेने वाला हूँ, वो मेरे पास है अगला। ठीक है, आप लिख लो। इसलिए लिख लो कि अगर मैं नहीं लूँ तो आप मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? हाँ। हम्म। बिल्कुल कह रहे, मान लीजिए सर जो मंथली इंटरेस्ट होता है, अगर उसका आपने 1-2 महीने आने वाले महीने का पहले ही ब्याज पे कर दिया तो डिडक्शन मिलेगा। एक्रूवल बेसिस पे मिलेगा, जैसे अप्रैल टू मार्च का जो ब्याज होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। अब मान लो आपने इस साल अगले साल का भी ब्याज दे दिया, तो अगले साल का ब्याज की डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगी, वो अगले साल मिलेगी। समझ गए ना? अप्रैल टू मार्च के ब्याज की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट किसी को? हाँ। हम्म। आपका ये जो डाउट है ये टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से डाउट है ना, कि वो बेनिफिशियरी क्या है। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए सर लोन जल्दी खत्म करना बेनिफिट रहता है हमको, कि लोन को देर तक चलाना बेनिफिट रहता है। तो ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट नहीं है, नॉर्मल उसके तरीके से है। तो नॉर्मल तरीके से अगर इसको समझे तो जितनी जल्दी आप लाइबिलिटी अपने सर से खत्म कर दें उतना बढ़िया, चैन की नींद आएगी। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? नहीं? थैंक यू सो मच।